अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और श्रोताओं, मैं हूं उदय शर्मा। आज हम आपके लिए लाए हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर विशेष कार्यक्रम छोटा परिवार सुखी परिवार। दोस्तों, किसी देश की जनसंख्या वहां रह रहे लोगों की कुल संख्या होती है और उस देश की दिशा और दशा बदलने में जनसंख्या की बहुत अहम रोल रहता है। अगर देश के कुल संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या रही तो वो देश तरक्की करता है, जबकि अगर लोग अधिक हो जाएं और संसाधन कम तो वो देश पिछड़ जाता है। बहरहाल, ये एक रोचक तथ्य है कि दुनिया की आबादी को 1 बिलियन तक बढ़ने में सैकड़ों हजार साल लग गए थे, फिर सिर्फ 200 साल समय में यह 7 गुना बढ़ गई। साल 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई। 2021 में ये लगभग 7.9 बिलियन और 2030 में इसके लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.9 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। हुआ ना आश्चर्य दोस्तों? दरअसल यह नाटकीय वृद्धि मुख्य रूप से प्रजनन आयु तक जीवित रहने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण हुई है और इसके साथ ही प्रजनन दर में बड़े बदलाव, शहरीकरण में वृद्धि और प्रवास में तेजी आई है। इन प्रवृत्तियों का आने वाली पीढ़ियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि सीमित संसाधनों में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या को संतुष्ट करना असंभव है। जनसंख्या विस्फोट से गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। और दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या के क्या क्या नुकसान और फायदे हैं, आइए इस बारे में सुनते हैं डॉक्टर दीक्षा से की गई एक बातचीत। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस। और दोस्तों, इस पर बातचीत करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई और कितना ज़रूरी है जनसंख्या के बारे में हम सबको सोचने की, इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए और इस दिवस को किस तरह से मनाते हैं, इन सब को जानने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर दीक्षा दवे से। स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज इग्नू से हैं प्रोफेसर दीक्षा दवे। तो आइए उनसे करते हैं बातचीत। डॉक्टर दीक्षा दवे मैम, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम पर स्वागत है। धन्यवाद उदय जी। दीक्षा जी, जैसा कि आप भी जानती हैं कि हम सभी आज मना रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस के पीछे मनाने के क्या उद्देश्य हैं, और उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जनसंख्या को किस तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे समझें। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के पीछे मंशा यही है कि आम जन तक जनसंख्या से जुड़े हुए मुद्दे, इसके बारे में जानकारी लोगों को पहुंचाई जा सके। तो सबसे पहले जब हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन हुई थी 1987 में, तब सब का ध्यान इस ओर गया कि शायद बढ़ती हुई जनसंख्या के कई प्रकार के नुकसान हैं, शायद हमारे पर्यावरण पर, हमारी आर्थिक उन्नति पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। और उसी के बाद से यूएन की जो जनरल असेंबली है, उसने 1989 में यह निश्चय किया कि 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा और पहला जनसंख्या दिवस जो है वो हमने 1990 में मनाया था और तब से लेकर हम 2024 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। प्रतिवर्ष इस दिन कोई विशेष थीम यूएन के द्वारा प्रस्तावित की जाती है। यह थीम जनसंख्या से जुड़े हुए मुद्दों पर आधारित होती है, चाहे वो महिलाओं की सशक्तिकरण पर हो, चाहे वो मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित हो या जनसंख्या से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं उन पर आधारित होती है। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा है कि जनसंख्या को समझे कैसे जी। क्या होती है पॉपुलेशन, इसको सीधी भाषा में समझने का मतलब ये है कि जितने लोग एक जगह पर पाए जाते हैं, एक निश्चित जगह की, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ स्पेस में
जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं वह जनसंख्या कहलाती। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संख्या लोगों की, कितने लोग उपस्थित हैं राज्य में, क्षेत्र में या विश्व में। जी मैम, तो मैम जिस तरह से पूरी दुनिया की और अपने देश की बात करें, भारत की भी तो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो हमारी जनसंख्या इस तरह से बढ़ गई है कि हम शायद कुछ सालों में चीन को ही पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसे में बढ़ती जनसंख्या के साथ जो दिक्कतें आती, परेशानियां आती हैं और खासतौर पे अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होता है और किस तरह से जनसंख्या जो एक हिसाब से बोझ बन जाता है किसी देश पर? बिल्कुल, जनसंख्या का आर्थिक प्रगति से और आर्थिक जितने भी पहलू हैं उनसे बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा संबंध है। इसका कारण यह कि कई बार हम बढ़ती हुई जनसंख्या को बाधक मानते हैं आर्थिक प्रगति में। हमें लगता है कि जितने अधिक लोग पृथ्वी पर उपस्थित हैं, इसका मतलब वो उतने ज्यादा संसाधनों का दोहन करेंगे और कहीं न कहीं ये हमारे विकास में बाधक है। लेकिन जनसंख्या को यदि हमें अपने फेवर में करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या आर्थिक वृद्धि में सहयोग करे, तो हमें ध्यान देना होगा लोगों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। मतलब कई बार ये होता है कि मनुष्य जिस तेजी से हमारी जनसंख्या की दर बढ़ती जा रही है, जिस तेजी से हमारी, जैसा कि आपने अभी बताया कि हम बहुत जल्दी हो सकता है कि चाइना, जो कि कुछ तो यह कहते भी हैं कि अभी हम विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में शामिल हैं, यानी हम चाइना को भी पछाड़ चुके हैं कुछ अगर डेटा को अगर देखें जी। तो इसका हमारी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। और जिस प्रकार से भारत आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जैसा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो तभी संभव है जब हम अपनी जनसंख्या को उसके बढ़ने वाले जो कारण हैं उस पे विचार करें और हम कुछ ऐसा इंतजाम हमारे देश में करें जिससे कि जनसंख्या हमारी आर्थिक प्रगति में बाधक नहीं बल्कि सहायक बन के है। और इसका एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारी महिलाएं हैं। महिलाएं क्या है, आधी प्रतिशत जो हमारी जनसंख्या है वो महिलाओं की है, लेकिन महिलाएं अभी भी एक फॉर्मल, जिसको कहते हैं ना, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। वो हमारा वर्कफोर्स नहीं है। हमारा जो लेबर पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। तो आर्थिक प्रगति के लिए हमें जरूरी है कि हम जनसंख्या की ओर ध्यान दें, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, यह सब कुछ ऐसे घटक हैं जिनकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तभी हम ये कर पाएंगे कि जनसंख्या हमारी आर्थिक प्रगति में सहायक बने। जी मैम, बहुत जगह ये भी कहा जाता है और ये सर्वमान्य भी है, लोग कहते हैं कि अगर लोग साक्षर होंगे तो उसमें जनसंख्या में कमी आएगी। साक्षरता के साथ उनकी हर प्रकार से वो सोचते विचारते हैं और कहीं न कहीं अपने बारे में और समाज के बारे में सोचते हैं, जनसंख्या में कमी आती है। लेकिन अगर डेटा निकालें तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने देश की बात करें तो भारत में साक्षरता साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या भी बढ़ रही है, यानी जनसंख्या कम नहीं हो रही है। तो इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि साक्षरता की दर बढ़ने से हमारी जनसंख्या की कमी आती है और इसका स्पष्ट उदाहरण हमने देखा है हमारे राज्य केरल में। जी। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है और इसीलिए वहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। वहाँ पे जो है वो जनसंख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ती। लेकिन आज हम हमारे पूरे विश्व की बात करें या हम अपने भारत के परिदृश्य की ही बात करें तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि जिन देशों में ज्यादा साक्षरता दर होती है वहाँ की पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर है वो कम होती है। लेकिन भारत में यह स्थिति है कि हम साक्षर होते जा रहे हैं। महिलाओं की साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर वर्ष प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण हमारे सुनने वालों को बता दें कि उसका कारण यह है कि हमारे देश में जो रिप्रोडक्टिव एज की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, यानी 15 से लेकर 65 तक की जो एज है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। हम यंग कंट्री हैं और रिप्रोडक्टिव एज में लोग ज्यादा होने के कारण यह होता है कि चाहे पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है वो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्योंकि उसका सीधा सा संबंध ये है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम। मतलब क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में लोग ज्यादा हैं, यंग लोग ज्यादा हैं, हमारे यहाँ बच्चे कम हैं
एल्डरली पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और उसके कारण वो साक्षर हैं। उसके पश्चात भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि वह तबका बहुत ज्यादा है। इसको एज स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। इसका मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता, मिलियंस की बात नहीं होती, लेकिन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर जापान आदि देश को देखो तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ओल्ड एज पीपल ज्यादा है जी। और यंग लोग कम है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम है क्योंकि ओल्ड है। हमारे यहाँ क्या है, यंग लोग ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन की वृद्धि अभी भी बरकरार है, जबकि हम साक्षरता में काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि या जिसे कह लीजिए जनसंख्या कमी, इसको लेकर के कोई भी देश को किस तरह से सोचना चाहिए कि वो लोगों को भी आगे बढ़ाए, तरक्की भी करे और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम एक तरह से हमें बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारे सामने आज जनसंख्या से जुड़े हुए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक चैलेंजेस हैं। जी। हम ये बड़ी बातें समझते हैं कि हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं के पीछे कारण सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इतनी सारी अच्छी सरकारी योजनाएं होते हुए भी इतना अच्छा हम हर चीज में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। उसके पीछे कारण यह है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन और अगर हमें ठोस कदम उठाने हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हम क्या मेजर्स ले सकते हैं और इन जो मेजर्स में आपके सामाजिक भी कुछ कदम हमें उठाने होंगे और कुछ आर्थिक कदम भी उठाने होंगे। अगर हम सामाजिक कदम उठाने की बात करें तो इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को उचित शिक्षा के अवसर देना, उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस देश में महिला शिक्षित होती है वहां पर वो अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाती हैं, अपने बच्चों का बेहतर तरीके से ख्याल रख पाती हैं और इसके दूरगामी परिणाम जनसंख्या के रूप में दिखने को मिलते हैं। शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा हमें सही ज्ञान देती है और शिक्षा के द्वारा अगर शिक्षा है तो हमारे पास बहुत तरह के अवसर हमारे सामने आते हैं और इसके अलावा जो मिनिमम एज है मैरिज की वो भी बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि हमारे देश में ये अभी भी ये जो एक फिक्स्ड आयु है वो निश्चित कर रखी है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो मैरिजेबल एज है उसको एक फिक्स करना चाहिए, एक मिनिमम लेवल पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आर्थिक कदम की बात करें तो हमें रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में हमें बहुत कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। जनसंख्या सिर्फ नंबर नहीं होती है, जनसंख्या का कंट्रोल मतलब सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कितने बिलियन है, कितने लाख है, कितने करोड़ है, लेकिन क्या जो हमारी जनसंख्या है क्या वो शिक्षित है, क्या वो स्वस्थ है, क्या उसके पास कौशल है, अपने रोजी रोटी कमाने के साधन है, क्या वो मेंटली स्वस्थ है, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। जब तक हम व्यक्तियों को एक बोझ समझेंगे तब तक हम कोई इस दिशा में कार्य नहीं कर सकते। हमें समझना पड़ेगा कि यह एक हमारे पास एक तरह से संसाधन है। लोग क्या है, संसाधन है और इनको हम अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, हमारे लिए हितकारी तभी हो सकते हैं जब हम उचित कदम उठाएं। जी मैम, तो मैम आज विश्व जनसंख्या दिवस के दिन आप हमारे श्रोताओं और आम लोगों से आप क्या उनको कहना चाहेंगी और क्या अपील करना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारा देश जो है वो एक तरह से हम कहेंगे कि बहुत ही लकी है क्योंकि हम यंग कंट्री है। आज जब विश्व के बाकी देश जो है वो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत घटती जा रही है, लेकिन हम यंग कंट्री है, हमारे पास काम करने वाले लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसीलिए उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। यदि हम हमारे युवाओं को साक्षर करें, यदि हम युवाओं को अच्छे अवसर प्रदान करें तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। नहीं तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। यदि हम उन्हें अवसर नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, यदि उनकी आर्थिक प्रगति नहीं हो पाएगी तो यही बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम
जो जनसंख्या है उसको एक तरह से यह ना समझें कि वो किसी प्रकार की कोई समस्या है, बल्कि यह सभी संसाधन हैं। जितने अधिक लोग हैं उतने अधिक संसाधन हैं हमारे पास में, जी मैम। और उन संसाधनों का भली भांति उपयोग होना चाहिए। जी मैम। तो मैम, इस दिवस पर यानी विश्व जनसंख्या दिवस पर आपने हमसे बातचीत की और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए मैम अपना रेडियो 96.9 एफएम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या कोई समस्या नहीं बल्कि संसाधन है, पर यह संसाधन तभी बनेगा जब सभी को शिक्षा, सभी को रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले। दोस्तों, हाल के दिनों में प्रजनन दर और जीवन प्रत्याशा में भारी बदलाव देखने को मिले हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में महिलाओं के औसतन 4.5 बच्चे थे। 2015 तक दुनिया भर में कुल प्रजनन दर प्रति महिला 2.5 बच्चों से कम हो गई थी, और इस बीच औसत वैश्विक जीवन काल 1990 के दशक की शुरुआत में 64.6 वर्ष से बढ़कर 2019 में 72.6 वर्ष हो गया। इसके अलावा विश्व में शहरीकरण का स्तर बहुत अधिक है तथा प्रवास में भी तेजी आई है। 2007 पहला वर्ष था जब ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग रहते थे। 2050 तक विश्व की लगभग 66% जनसंख्या शहरों में रह रही होगी। इन मेगा ट्रेंड्स के दूरगामी प्रभाव हैं। वे आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण और गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। वे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्रभावित करते हैं। व्यक्तियों की ज़रूरतों को अधिक स्थायी रूप से संबोधित करने के लिए नीति निर्माताओं को यह समझना चाहिए कि ग्रह पर कितने लोग रह रहे हैं, वे कहाँ हैं, उनकी उम्र कितनी है और उनके बाद कितने लोग यहाँ आएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। 2023 के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.4 अरब के करीब है। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बनने की संभावना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े और घनी आबादी वाले देशों में से एक है। जनसंख्या के मामले में यह केवल चीन से पीछे है, लेकिन भविष्यवाणी की जा रही है कि आने वाले वर्षों में हमारा देश भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। श्रोताओं, आपको बता दें, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन के महत्व को जागरूक करने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को जनसंख्या विस्फोट, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। वास्तव में विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा की गई थी। 1987 तक दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के करीब पहुंच चुकी थी, जिसे लेकर देशों की चिंता होने लगी। इस ऐतिहासिक घटना ने वैश्विक समुदाय का ध्यान तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इससे जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस के उद्देश्य और महत्व की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है परिवार नियोजन, यानी विश्व जनसंख्या दिवस के दिन परिवार नियोजन को लेकर के जागरूकता लोगों में दी जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है। सही जानकारी और संसाधनों की मदद से लोग अपनी परिवार की योजना बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा तेजी से बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं को जन्म देती है, जैसे कि संसाधनों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और जीवन स्तर में गिरावट। इस दिन का उद्देश्य इन समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है और इसका समाधान के उपाय प्रस्तुत करना भी है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस दिन महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
उचित स्वास्थ्य सेवाओं की मदद से मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। हाल ही में लेसेंट द्वारा 195 देशों एवं क्षेत्रों के लिए साल 2017 से साल 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। इस विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन आबादी के साथ अपने शीर्ष स्तर पर होगी। तो ऐसे में हमें जनसंख्या को लेकर काफी सचेत रहने की आवश्यकता है और परिवार नियोजन को अपनाने पर अधिक बल देने की जरूरत है। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि छोटा परिवार सबसे सुखी परिवार होता है। अतः हम दो हमारे दो के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए और अपने परिवार, समाज और अपने देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं की, तो सबसे पहली समस्या है पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न होता है। जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगार पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जिसके चलते पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय जंगलों इत्यादि को कृषि कार्यों के लिए काटा जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिकीकरण के साथ बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों का प्रवास विकास होता है, जिससे बड़े शहरों एवं कस्बों में प्रदूषित हवा, पानी, शोर इत्यादि में वृद्धि भी होती है। इसके अलावा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भोजन एवं खाद्यान्नों के उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बनाता है और देखा गया है कि अल्प विकसित देशों को आमतौर पर भोजन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से कुछ सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मतलब श्रम बाजार में आने वाले व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या से है। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की समस्या और अधिक उत्पन्न हो सकती है। बेरोजगारी के चलते व्यक्तियों के जीवन स्तर में गिरावट आती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा, आवास और चिकित्सा सहायता जैसी बुनियादी सुविधाओं पर और अधिक बोझ पैदा होता है। दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि को यानी जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कुछ उपाय भी किए गए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा में कहा गया है, गर्भ निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतृप्त मांगों को पूरा करने के लिए अविलंब लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई थी। इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजनकता को प्रतिस्थापन स्तर यानी 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना है, जो इसका मध्य सत्रीय लक्ष्य है। साल 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरगामी लक्ष्य है। नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन संबंधी 16 युक्तियां भी बताई गई हैं, जिसमें पंचायतों और जिला परिषदों को छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने पर पारितोषिक देना, बाल विवाह विरोधी कानून और प्रसव पूर्व गर्भ जांच तकनीक कानून का कड़ाई से पालन करना, 2 बच्चों के प्रतिमान को प्रोत्साहन और नसबंदी की सुविधा को पारितोषिक और प्रोत्साहनों के जरिए मजबूती प्रदान करना है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भी हमारे देश में है। 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आयोग को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा करने, निगरानी करने और निर्देश देने, स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में सहक्रिया को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों की योजना बनाने के साथ साथ क्रियान्वयन करने में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देने का शासन आदेश प्राप्त है। इस आयोग के अंतर्गत द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई है, लेकिन बाद में इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक सन 2100 में भारत की जनसंख्या 1.09 बिलियन अनुमानित की गई है। अध्ययन के अनुसार वर्ष 2100 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। इसमें कहा गया है कि भारत में 20 से 64 वर्ष की आयु के कामकाजी वयस्कों की संख्या में गिरावट का अनुमान भी लगाया गया है। तो दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या को लेकर हम सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है और हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे पास जो उपलब्ध है
यानी हमारे देश में जो संसाधन है, जो प्रकृति प्रदत्त है, वो सभी के लिए, उस पर सबका हक है। और यहाँ तक कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनका भी हक है, उनका भी हिस्सा है। तो हमें हर हाल में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लाना होगा, ताकि संसाधनों का सही प्रकार से वितरण हो सके और उसका उपयोग सभी कर सकें, सभी सुखी रह सकें। और ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति, हर परिवार छोटे परिवार की संकल्पना के साथ आगे बढ़े। याद रखें, एक छोटा परिवार ही सुखी परिवार की गारंटी है। तो इसी आशा के साथ कि हम सब विश्व जनसंख्या दिवस के महत्व को समझते हुए बढ़ती जनसंख्या को रोकेंगे और एक खुशहाल दुनिया बनाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM